और मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक विशेष बुकलेट जारी की। इसमें सरकार की पहले 100 दिनों की उपलब्धियों को काफी विस्तार से दर्शाया गया है। इस मौके पर अमित शाह ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का माहौल आया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। पूरे देश में कई संस्थाएं जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का निर्णय किया है, जो हर साल करते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर ये 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में हमारे जैसे कई कार्यकर्ता इसको लगाएंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दुनिया के कई देश हमारे डिजिटल इंडिया को समझना और अपनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने इकोनॉमी के, अर्थव्यवस्था के 13 पैरामीटर, चाहे वो बैंकिंग हो, मुद्रास्फीति हो या फिर विकास दर हो, हम हर पैरामीटर में डिसिप्लिन लाने में कामयाब हुए हैं। हमारी डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समझना भी चाहते हैं, स्वीकारना भी चाहते हैं और उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाहते हैं। इकोनॉमी के 13 पैरामीटर्स में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे विकास दर हो, हर पैरामीटर में हमने डिसिप्लिन लाई है और प्रगति भी की है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज सभी लोग भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में भविष्य उज्जवल है, इसको एक्नोलेज करते। 10 वर्ष में आजादी के बाद पहली बार दुनिया ने रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को देखने का मौका मिला है। तो सबसे अहम बात यह कि बीते 100 वर्षों में इस सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं, उसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। चाहे वो गरीबों की बात हो, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, सभी के लिए क्या कुछ किया गया है, हम उस पर विस्तार से निगाह डालेंगे इस वीडियो वॉल के जरिए। कुछ ग्राफिक्स हमने आपके लिए बनाकर लेकर आए हैं। उस ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि हर सेक्टर में, जो अहम सेक्टर्स हैं, उसमें बीते 100 दिनों में क्या कुछ किया गया है। ये एक एक करके निगाह डालें तो आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबसे पहले इसकी बात की जाए तो शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाने की बात कही गई है। ये सबसे पहले उन गरीब जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए। योजना के तहत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सहायता की बात की जा रही है। 3 करोड़ जो ग्रामीण हैं और शहरी घरों के निर्माण के लिए इसमें सहायता की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की इसमें बात की जा रही है। अगली स्लाइड है किसानों के लिए। और देखिए, किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कि उनके उपज का जो है वो उन्हें पैसा मिले, एमएसपी मिले। इसको लेकर सरकार काफी गंभीर, बीते 10 वर्षों में भी और बीते 100 दिनों में भी फसलों के लिए, खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को काफी मंजूरी दी गई है। विपणन सत्र 2024-25 के लिए खरीफ फसलों का जो एमएसपी है उसमें अच्छी खासी वृद्धि हमें देखने को मिली है। और अगर बात करें तो किन फसलों में सबसे ज्यादा एमएसपी की बात की गई, तो वो तिलहन की जो फसलें हैं और जो दालें हैं, इनमें सबसे ज्यादा एमएसपी की बढ़ोतरी गई, ताकि जो देश में जो तिलहन का जो पैदावार है, जो दलहन का पैदावार है, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाई कर सके। अगली स्लाइड लखपति दीदी की। जी हां, सरकार की ये कोशिश बीते 100 दिनों में कि जो दीदियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो कैसे लखपति बन सके, वो आर्थिक तौर पर कैसे और भी सशक्त बन सके, इसका लेखा जोखा। और देखिए, 100 दिनों में 11 लाख लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया। और अब तक की बात की जाए तो 15 लाख लखपति दीदियां बन चुकी हैं। ये अपडेट है कि 15 लाख दीदियां अब तक लखपति बन चुकी है। तो लखपति दीदी पर भी 100 दिनों में अच्छा खासा काम किया गया। किसानों के लिए एक बार फिर से बात की जाए, जो अलग अलग किस्मों के जो बीज हैं, 109 किस्मों के बीज प्रधानमंत्री ने जारी किए हैं। और 61 फसलों की, उनमें से जो फसलें हैं वो 61 फसलों की, उनमें से 109 किस्में की जो फसलें हैं वो प्रधानमंत्री ने बीते दिनों जारी किया। और इनमें से 34 फसलें बाजरा की हैं, इसमें पशु चारा है, तिलहन है, दलहन है और 27 बागवानी फसलें हैं। तो ये कुछ अहम बातें हम आपको बता रहे हैं, किस तरह से ये कुछ अहम जो बातें की गई बीते 100 दिनों में। उसके बाद से अगर बात की जाए
100 दिनों के बड़े फैसले की तो किसानों के लिए एक बार फिर से किसान सम्मान निधि की बात आती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने जारी की है और इसके जरिए 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को ये किस्त जारी की गई है और इसके जरिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे उनके अकाउंट में पहुंचाया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हम जानते हैं कि 6,000 रुपए सालाना सरकार देने का काम करती है ताकि जो किसान भाई हमारे हैं वो आर्थिक तौर पर सशक्त हो सके। युवाओं की बात की जाए, हमने देखा किसानों की बात, मध्यम वर्गीय परिवार की बात, युवाओं की बात। युवाओं के लिए बीते 100 दिनों में क्या कुछ हुआ है? बीते 100 दिनों में सरकार ने यह किया है कि जो भारत की शीर्ष कंपनियां हैं, 5 कंपनियां या फिर उससे भी ज्यादा, उनमें 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। 1 करोड़ युवाओं को इन बड़ी कंपनीज में वो जाएंगी और वहां पे उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका कौशल प्रशिक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ 5,000 रुपए मासिक मानदेय के साथ 12 महीने की ये पीएम इंटर्नशिप का कार्यक्रम है जिसमें कि वो वहां पे जाएंगे, सीखेंगे और अपने आप को काबिल बनाएंगे, न सिर्फ देश की जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया में जिस तरह से स्किल्स की जरूरत है वो अपने आप को उसमें ढाल सकेंगे। तो ये युवाओं के लिए बात होगी। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब ये है जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए भी बीते 100 दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया। क्या किया गया? उनके लिए पेंशन की बात की गई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात की, यूपीएस की बात की गई। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिल गई है और कहा जा रहा है कि इसके जरिए 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा। तो यूपीएस के जरिए जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको लाभ पहुंचाने की बात की जा रही है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये और भी महत्वपूर्ण जो 3 नए आपराधिक कानून हैं वो उसको लेकर, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं पूरे देश में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपराधिक कानून हैं और जो 3 नए आपराधिक कानून हैं और इसमें भारतीय न्याय संहिता, आप देखिए आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए, भारतीय न्याय संहिता की बात हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात हो और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात हो, तो ये कुछ अहम आपराधिक कानून है जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं और इसके जरिए जो त्वरित न्याय है, जो जस्टिस है, वो मिलने की बात की जा रही है। अगली स्लाइड, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। किसानों के लिए एक बार फिर से, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है और एक बार फिर से वही बानगी इन 100 दिनों में आपको देखने को मिल रही है जो फैसले लिए गए हैं। उसी कड़ी में इसको आप समझिए, डिजिटल जो एग्रीकल्चर मिशन है उसमें डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके जरिए किसानों की आय कैसे बढ़े इस पर चर्चा की जा रही है। कृषि उत्पादकता में कैसे सुधार हो इसको लेकर बात की जा रही है और साथ ही साथ मौसम की भविष्यवाणी, जो बीज की क्वालिटी है, सीड्स की, उसकी क्वालिटी की बात, कीटनाशकों की बात हो, कैसे उसका उपयोग किया जाए और साथ ही साथ बाजार की जो जानकारी है वो ऑनलाइन कैसे हम अपने जो किसान हैं उनको हम दे सकें, इन तमाम बातों का जिक्र इस डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में। तो ये कुछ अहम बातें आप कह लीजिए, घोषणाएं कह लीजिए बीते 100 दिनों में कि बीते 100 दिनों में सरकार ने युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सभी के झोली में कुछ ना कुछ डालने का काम किया है। और समझिए कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 तक हमें इस भारत को एक विकसित भारत बनाना है, तो उस विकसित भारत की नींव के तौर पर, उस बुनियाद को, उस फंडामेंटल को हम कैसे मजबूत करें, सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। हम इस पे चर्चा करेंगे कि बीते 100 दिनों में किस तरह का कामकाज रहा, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान प्रफुल्ल केतकर जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हम करना चाहेंगे इस खास कार्यक्रम में। और जैसा कि सर आपने देखा, हमने इस ग्राफिक्स के जरिए बीते 100 दिनों में सरकार का लेखा जोखा, कामकाज, और जैसा कि हमने कहा कि सरकार की कोशिश है कि हम विकसित भारत 2047 तक बनाएं और उस दिशा में
बीते 10 वर्षों के फैसले भी और बीते 100 दिनों के फैसले भी। कैसे देखते हैं एक पत्रकार के तौर पर बीते 100 दिनों के कामकाज को, मोदी 3.0 की सरकार को? नमस्कार सिंह जी। देखिए, जब 2024 के चुनाव के नतीजे आए तो बहुत लोगों को ये लग रहा था कि ये मोदी 3.0 जिसको कहा जा रहा है, ये कैसे होगा। और दूसरा, अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी किसी भी प्रधानमंत्री को लगातार तीसरी बार चुनकर आना। ये स्वाधीनता के बाद केवल दूसरी बार हो रहा है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा लोकतंत्र में ऐतिहासिक क्षण था। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी सहयोगियों को लेकर अब 100 दिन का पहला अपना जो कार्यकाल है, जिसकी वो चुनाव के प्रचार के समय ही बात कर रहे थे, बिल्कुल वो कैसे काम करता है, इसको लेकर बहुत लोगों को उत्सुकता थी। अलग अलग तरीके से इसको देखा जा सकता है। कुछ क्रिटिक है, विरोधी दल के लोग हैं, वो इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन मैं जैसे देखता हूं कि एक तरीके से मुझे लगता है कि एक तरफ जब ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट बहुत वोलाटाइल है, बिल्कुल, ऐसे में मैं रशिया, यूक्रेन, फिर दूसरी तरफ इजराइल, तीसरी तरफ चाइना, फिर यूएस, सबके साथ जिस तरीके के एक इस स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में भारत ने जिस तरह का ये निभाया है, मैं इसको बहुत ही जिम्मेदार भी और एक तरीके से बोल्ड कदम मानता हूं। तो सुरक्षा वाला फ्रंट और फॉरेन पॉलिसी वाला फ्रंट, इसको मैं पहली वरीयता दूंगा 100 दिन के इसमें। दूसरा, मुझे लगता है कि आर्थिक, क्योंकि इस अनिश्चितता के दौर में आर्थिक तनाव दुनिया भर के सारे ही देशों पर बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया, युवाओं के लिए, किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं, चाहे नई तरह के एंटरप्रेन्योरशिप हो, और उसके साथ साथ जिस तरीके से 2 महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिए, जिसके दूरगामी परिणाम शायद हमको देखने को मिलेंगे। एक तो एक जो 70 वर्ष की आयु है उससे बड़े सारे बुजुर्गों के लिए जो आयुष्मान भारत की योजना है, उसका पूरी तरीके से लाभ सबको मिलेगा, बिना किसी भेदभाव के मिलेगा, बिना किसी इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मिलेगा। ठीक है। और दूसरा जो है कि अब ये जो पेंशन वाला विषय था, जिसको लेकर बहुत सारे विरोधी, खास करके कांग्रेस, सरकार को क्वेश्चन करने का काम कर रही थी, ऐसे में एक इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम का ऑप्शन देकर सरकार ने उसकी हवा भी एक तरीके से निकाल दी है। तो किसी भी तरह का लोकतांत्रिक माहौल खराब करने के जो प्रयास है, उसको सही आर्थिक नीतियों से एड्रेस करने का सरकार ने काम करना शुरू किया है। मैं इन मुद्दों को सबसे बड़ी वरीयता दूंगा पिछले 100 दिन के कार्यकाल में। ठीक है। जो आपने फर्स्ट पॉइंट कहा कि जो ग्लोबली जो वोलेटाइल सिचुएशन है, उसमें भारत ने अपने आप को किस तरह से बहुत अच्छे से नेविगेट किया है। मेरा सवाल सर इसी पे सबसे पहले कि बीते 10 वर्षों की बात की जाए और मोदी 3.0 के जो ग्लोबल आउटलुक हमारा क्या होना चाहिए उस पर बात की जाए। हम देख रहे हैं कि हमारा जो पूरा पड़ोस है वो बिल्कुल अशांत है, अनस्टेबल है। इसके बावजूद भी भारत सरकार और भारत बिल्कुल स्थिर है, उसकी नीतियां बिल्कुल जैसे होनी चाहिए वो बिल्कुल वैसे ही हैं। और भारत की ये कोशिश है कि न सिर्फ पड़ोस में बल्कि जो हमारे एक्सटेंडेड नेबर्स हैं, जहां अशांति का माहौल है, वहां भी चीजें ठीक हो जाएं। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र कई बार किया। तो ये जो एक आउटलुक है पीएम मोदी का और इस सरकार का, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी होती है तो बहुत सारे निर्णय लेने के लिए आपको सुविधा होती है, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा भी है और दिखाया भी है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि स्पष्टता,
आपकी नीतियों की यदि स्पष्टता हो, माहौल अस्थिर करने के प्रयास अंदर से भी हुए हैं, पड़ोसी देशों में, बाहर से भी हुए हैं, लेकिन हमने अपनी नेबरहुड फर्स्ट की नीतियों में कभी भी परिवर्तन नहीं आने दिया। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होने के बाद भी, जब कोविड के समय बारी आई, कहीं पे पानी को लेकर क्राइसिस हुआ, कहीं को श्रीलंका जैसे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, नेपाल जैसे इसमें, या अफगानिस्तान में भी इतना बड़ा बदलाव होने के बाद, सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी जब खाद्यान्न सुरक्षा की बात आई, तो भारत हमेशा मदद के लिए आगे बढ़ता रहा। तो हम अपनी इस पूरे भूभाग के, खास करके दक्षिण एशिया, और जिसको हम कह सकते हैं कि भारत का एक महाद्वीप के रूप में जो एक दायित्व बनता है, उससे भारत कभी भी पीछे नहीं हटा। और यही कारण है कि सरकारों की अस्थिरता वहां पे बनी रही। लेकिन प्रफुल्ल जी, कई बार भारत कुछ आलोचक के साथ हमारा एक संबंध बना रहा। थोड़ी सी इस पर टिप्पणी चाहूंगा, फिर मैं आगे जो पॉइंट्स उस पर बढ़ूंगा। लेकिन कुछ जानकार, कुछ आलोचक ये कहते हैं कि जो एक पॉलिसी होनी चाहिए सरकार में, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलती है, दुश्मन के साथ भी, दोस्त के साथ भी, दुश्मन के साथ भी। तो इसमें मेरा सवाल कि इसमें हर्ज क्या है? आपकी अगर फॉरेन पॉलिसी इस तरह की है कि आप सबको साथ लेकर चलते हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना, इसकी आलोचना क्यों होनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है ये सबको साथ लेकर चलने की केवल बात नहीं है। मुझे लगता जी प्रफुल्ल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कुछ तकनीकी खामी की वजह से सर आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जैसा कि हमारे मेहमान प्रफुल्ल केतकर कह रहे हैं कि चाहे वो हमारा जो नेबरहुड है, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ जिस तरह की अस्थिरता है, पॉलिटिकल अस्थिरता, उसके बीच में भी हम अच्छे से उन तमाम देशों के साथ अपने संबंधों को बनाए हुए हैं। प्रफुल्ल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, अभी आवाज़ ठीक है मेरी? जी, अब ठीक है जी। तो मैं जो कह रहा था कि मोदी जो फॉरेन पॉलिसी और एक वर्ल्ड व्यू है, उसकी एक खासियत है कि हम नॉन अलाइन नहीं है, हम ऑल अलाइन है। संबंध हमारे सबके साथ है। और दूसरी बात यह है कि हमारे रिलेशन जो है वो डीहाइफनेटेड है। किसी एक के कारण दूसरे के रिलेशन, हम पैलेस्टीन के साथ भी संबंध रखेंगे, लेकिन हम इजराइल से दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। हम रशिया के साथ दोस्ती बनाए रखेंगे, लेकिन यूक्रेन से भी बातचीत करेंगे। उसके लिए अमेरिका के साथ, तो हमने हमारे रिश्तों को डीहाइफनेट कर दिया है। किसी के भरोसे दूसरे के रिश्ते हम खराब नहीं करते हैं, और हम ऑल अलाइंड हो गए हैं। सारे प्रदेशों में सारे अपने इंटरेस्ट को देखते हुए हमने नए इक्वेशंस बनाने का काम किया है। यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, या पूरे इंडियन ओशन रीजन को आप देख लेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा। ठीक है, अब मैं आता हूं प्रफुल्ल जी इकोनॉमिक फैक्टर पर। बीते 10 वर्षों में भी और बीते 100 दिनों में भी बहुत सारे अहम फैसले लिए गए। हमने देखा बजट में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतने ज्यादा पैसे खर्च करने की बात सरकार ने की है। इन तमाम चीजों को, और सरकार की कोशिश है, प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है कि अगले कुछ वर्षों में भारत को टॉप 5 इकोनॉमी से टॉप 3 की पोजीशन पर लाना। हम कितने कामयाब और हम किस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं? इसमें मुझे लगता है हमारी एक बड़ी कामयाबी जो आई है, उसका एक कारण जिस तरह का इकोनॉमिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इंटीग्रेशन जैम के थ्रू हमने किया शुरू के कालखंड में, और जिसके कारण हमारी डिलीवरी और ट्रांसपेरेंसी, ये दो बड़ी चीजें हमको अचीव करना संभव हो पाया। तो जैम की ट्रिनिटी ने वो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जिसके कारण आज हम देख रहे हैं कि चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, किसान सम्मान निधि किसानों तक पहुंचाना हो, या हाउसिंग स्कीम के बेनिफिट जो है वो किसानों के या सामान्य लोगों को पहुंचाना हो, या प्रधानमंत्री सूर्यघर फ्री इलेक्ट्रिसिटी योजना है तो उसका भी बेनिफिट लाना हो। बैंकिंग के अलग अलग सुविधा में जो इंक्लूजन हुआ, और जिसके कारण हर ब्रांच में चाहे
स्टार्टअप के लिए हो चाहे स्टैंड अप के लिए हो, जिस तरह का इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत करने की प्रक्रिया शुरू हुई, मुझे लगता है उसके कारण हम सारे क्षेत्रों को और सारे समाज घटकों को इस विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ सके। तो इसलिए ये जो रिपोर्ट कार्ड आज का जो आया है कि पेविंग द वे फॉर विकसित भारत 2047, उसकी बुनियाद क्या है? तो मैं मानता हूं कि डिजिटल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन, ये इसकी बुनियाद है। अब सर मैं अगले पॉइंट किसानों पे आता हूं, खेती किसानी पे, हमारे किसान भाइयों पे। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की बात की जाए, जो एमएसपी है, चाहे वो दलहनी फसलों की या तिलहनी फसलों की, उसमें वृद्धि की गई। इन तमाम फैक्टर्स को, इन तमाम फैसलों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो एमएसपी को लेकर तो बहुत बड़े निर्णय हुए, उसका ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर किसान सम्मान निधि मिला, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात मैं मानता हूं कि देखिए पिछले कुछ दिनों में, खास करके 3-4 वर्षों में बहुत सारी चर्चाएं हुई फार्मर्स को लेकर, फार्मर्स के इश्यूज को लेकर, और फार्मर्स को हम क्या देंगे इसको लेकर। मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत बड़ा जो एक फैसला, हम बड़े क्राइसिस के बाद भी, कोरोना के क्राइसिस के बाद भी, हम अकेले ऐसे देश है जो कभी फूड सिक्योरिटी से जूझता था, आज वो फूड के मामले में सरप्लस में है। बिल्कुल, हम सबको अनाज और खाद्यान्न एक तरह से प्रोवाइड करने की क्षमता रखते हैं, और इस कारण से हमने न केवल हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाया, हमारी सेल्फ सफिशिएंसी इंश्योर करते हुए हमने भारत के सर्वसामान्य नागरिक को बहुत ही कठिन समय में फ्री ऑफ कॉस्ट फूड सिक्योरिटी देने का काम भी किया, और उसके साथ साथ फार्मर्स के लाइवलीहुड को इंप्रूव करने के लिए, उनकी जीवन शैली, ताकि एमएसपी के द्वारा खरीद भी हो सके और ज्यादा से ज्यादा करोड़ों परिवारों को खाने का एक तरीके से सुरक्षा भी हम दे सके। ये दोनों ड्यूअल अप्रोच इसमें था। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था, जिसको शायद इकोनॉमी के लेवल पर, मैनेजमेंट के लेवल पर बहुत लोगों को नीतिगत निर्णय के रूप में अध्ययन करना पड़ेगा आने वाले समय। आगे बढ़ते हैं, चूंकि समय की कमी है। प्रफुल्ल जी, महिलाओं की बात की जाए, सरकार ने कहा कि हम लखपति दीदी बनाएंगे, और अब तक लाखों दीदियां लखपति बन चुकी हैं। ये अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन के दृष्टिकोण से देखा जाए समाज में, कैसे इस कदम को देखते हैं आप? नहीं, केवल लखपति दीदी का नहीं असीम, आप देखिए, चाहे जब हाउसिंग स्कीम आई तो घर का ये जब महिला के नाम पर दिया गया तो उसमें सब्सिडी बढ़ाएगी। बैंकिंग सेक्टर में जब मतलब एक तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो अभियान शुरू हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि सेक्स रेशो सब जगह इंप्रूव हुआ, महिलाओं की अलग अलग क्षेत्रों में भागीदारी हमको बढ़ती हुई नजर आती है। और ये लखपति दीदी या इवन डिजिटल इंक्लूजन में महिलाओं का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो एक तरह से सहभागिता बढ़ी है, ये मुझे लगता है कि उनके हुनर को, उनकी सेंट्रलिटी को समाज में हमारा जो मूल अपेक्षा थी महिलाओं के स्थान की समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में, उसको लेकर एक उसको इंसेंटिवाइज करने का, उसको आगे बढ़ाने का काम सरकार की नीतियों ने किया है। और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में केवल महिलाओं के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए और परिवार के कारण समाज के लिए इसका बदलाव हमको आगे आने वाले समय में। प्रफुल्ल जी, युवाओं की बात की जाए, जो देश की जो शीर्ष कंपनियां हैं उनमें लाखों करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी पीएम इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत, इस कदम को कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरीके से स्किल इंडिया से ये सारा प्रवास शुरू हुआ था, अब वो एक नए लॉजिकल कंक्लूजन तक जा रहा है, जहां पे केवल स्किलिंग नहीं होगा तो उसके साथ एक तरीके से उनको इंटर्नशिप के द्वारा उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी मिलेगी। एक बहुत बड़ा जो अंतर आसिम ब्रिटिश कालखंड में और स्वातंत्रोत्तर कालखंड में भी हमारी शिक्षा नीतियों में आया है कि हम किताबी शिक्षाओं में तो शायद एक प्रोपोर्शन हमने परसेंटेज बढ़ाने का काम किया, ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसका स्किलिंग से संबंध,
ये पूरी तरीके से जो जो इंडस्ट्री की आवश्यकता है, जो हमारी इकोनॉमी की आवश्यकता है, उससे हम कट गए। हम पुस्तकीय शिक्षा में आगे बढ़ गए, लिखाई पढ़ाई में शायद हमारा लिटरेसी रेट बढ़ गया, लेकिन उसका प्रत्यक्ष इकोनॉमी में, तो मुझे लगता है कि ये जो स्किल इंडिया प्रोग्राम और उसके साथ साथ अब ये जो युवाओं को इंटर्नशिप देकर बड़ी बड़ी कंपनियों में एक मिनिमम गारंटी उनको स्किल की भी और रोजगार की भी, ये युवाओं के लिए एक बहुत अहम कदम है जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन समय इतना ही है प्रफुल्ल जी, आपसे कभी फिर बातचीत होगी इन तमाम विषयों पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको अब सीधे लिए चलते हैं हरियाणा के फरीदाबाद, जहां इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं।